हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और डेली न्यूज़ एनालिसिस हम लोग यहाँ पर आज का देखेंगे। 10 जनवरी 2026 शनिवार यानी कि सैटरडे का दिन। तो चलिए देखते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। तो आज हम लोग बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस के कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल हमारा द हिंदू का रहेगा, एक आर्टिकल द हिंदू के ही बिजनेस लाइन से हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक आर्टिकल हम लोग बात करेंगे अबाउट ये जो ऑल इंडिया न्यूज़ होता है, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी, वहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे सारे आज के आर्टिकल्स रहेंगे। तो एक एक करके हम इनकी शुरुआत करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल, और आज के एनालिसिस में मैं आप लोगों के लिए जो ये टॉपिक है, रिलेटेड टॉपिक कि आर्टिकल कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, उसके बारे में भी बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस का पहला आर्टिकल है जिसमें बात करते हैं अरुणाचल का वाइट बैलिड हेरॉन। ठीक है, वाइट बैलिड हेरॉन एक बर्ड होती है, तो उसके हैबिटेट को लेकर बात की जाएगी। और ये क्यों इसके हैबिटेट को लेकर जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है, वो इसलिए है क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक कलाई 2 प्रोजेक्ट है जिसको नोड मिल गया है, मतलब जिसको जो है वो आप वो दिए दी, मतलब क्या कहते हैं उसको, हरी झंडी दे दी गई है, क्लियरेंस दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या है कि एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो दिया गया है ये कलई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को अरुणाचल प्रदेश में, इसकी वजह से कुछ सीरियस कंसर्न्स या सीरियस अलार्म्स जो है वो रेज्ड हुए हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसलिए चिंतित है, कंसर्नड है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्लियरेंस है या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो असेसमेंट है, उसमें ये वाइट बैलिड हेरॉन के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, जबकि क्या होता है कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात होती है, तो उससे पहले उस उस प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका एक असेसमेंट किया जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने हमारा जो एनवायरनमेंट का फुल कोर्स है उस पर भी ये बातें हमने डिस्कस की हैं। डिटेल में एक चैप्टर है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्लियरेंस को लेकर, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर हमने बात की है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि इस प्रोजेक्ट को जो क्लियरेंस दिया गया है, इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसमें वाइट बैलिड हेरन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, और ये एक इस रीजन की क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है ना। तो इसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं, फिर ये प्रोजेक्ट कहाँ पर बन रहा है, किस नदी के ऊपर बन रहा है, वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, एनवायरमेंट जीएस पेपर 3 में कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, इस टॉपिक से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हैं। तो वाइट बैलिड हेरॉन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज आर्डिया इनसिग्निस। इसको इंपीरियल हेरॉन या फिर ग्रेट वाइट बैलिड हेरॉन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिकली दुनिया में पाए जाने वाले जो हेरॉन है, हेरॉन का मतलब एक तरीके की एक प्रजाति होती है बर्ड्स की। ठीक है, ये आरडी एक फैमिली की एक बर्ड होती है, और ये सेकंड लार्जेस्ट हेरॉन जो है वो दुनिया में पाया जाने वाला सेकंड लार्जेस्ट हेरॉन है। ठीक है, इसके फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसकी कॉम्पैक्ट बॉडी होती है और इसकी जो लेग्स होते हैं वो थोड़ा सा छोटे होते हैं। ठीक है, लेग्स इसलिए छोटे होते हैं ताकि वो फास्ट वाटर करंट्स में भी स्टेबल बने रह सके। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक वाटर में, यानी कि जैसे एक वाटर बॉडी है, नदी है, उसके ऊपर ये बर्ड आपको बिल्कुल स्टेबल खड़ी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि इसके जो शॉर्ट लेग्स हैं वो इसको इस चीज़ में मदद करते हैं। इसके बाद इसके नेक और बिल की अगर हम बात करें, बिल का मतलब होता है जो किसी भी बर्ड की, चिड़िया की जो चोंच होती है, ठीक है, बीक भी जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज बिल। तो इसकी जो नेक है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी है ना, काफ़ी फ्लेक्सिबल नेक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और रेजर शार्प सिरेटेड बीक होती है, इसकी जो बीक है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होती है ना। और वो इसलिए ऐसी डिज़ाइन होती है ताकि ये डीप वाटर में फिशेस को पकड़ सके। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है तो ये अपनी जो बीक है, जो चोंच है, इसको पानी के अंदर काफ़ी डीप जो है उसके अंदर से फिशेस को कैच कर सकती है, इसलिए इसकी बीक जो है वो इस तरीके की डिज़ाइंड होती है। ठीक है, नेचर के द्वारा। इसके पैरों की अगर हम बात करें तो जो इसके टोज हैं, जो पंजे हैं, वो काफ़ी एक्सटेंडेड होते हैं। ठीक है, मतलब पंजे इसके यहाँ पर तो खैर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन पंजे इसके कुछ इस तरीके के होते हैं, फैले हुए से। और वो इसलिए होते हैं ताकि ये पत्थरों को, जो स्लिपरी रॉक्स हैं, अब इस तरीके के पानी में जो पत्थर होंगे वो काफ़ी स्लिपरी होंगे, फिसलने वाले होंगे, तो उनको भी आसानी से वो ग्रिप कर सके। ठीक है, और ये बेसिकली एक स्पेशल अडेप्टेशन इसका हुआ है फॉर लाइफ इन रफ वाटर्स या रफ रिवर्स। ठीक है, वहाँ पर ये जो है वो अपने, मतलब इसकी लाइफ या पे इसका कह सकते हैं, जो इसका बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का अडेप्ट हुआ है कि वो यहाँ पर भी आराम से सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, अब इसकी हम आगे बात करें तो इसके हैबिटेट और बिहेवियर को लेकर बात करें तो ये बेसिकली जनरली वहाँ पर रहते हैं जहाँ पर फ्री फ्लोइंग रिवर होती है। ठीक है, फ्री फ्लोइंग रिवर है, मतलब रिवर में किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन या बाधा नहीं है।
ठीक है, फास्ट मूविंग रिवर्स होनी चाहिए ईस्टर्न हिमालयाज में, वहाँ पर ये पाया जाता है। एंड दे रिक्वायर एरियाज विद वेरी लिटिल ह्यूमन डिस्टर्बेंस, यानी कि ऐसे जगह में ये रहना पसंद करती है जहाँ पर इंसानों का दखल या ह्यूमन डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत ही कम हो या ना के बराबर हो। ठीक है, और ये फीड किसके ऊपर करती हैं? ऐसी फिशेस के ऊपर जो कि वाटर रैपिड्स में पाई जाती हैं। ऐसी फिशेस, रिवर रैपिड्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि नदी, कहीं पर जो नदी का स्लोप है वो थोड़ा सा इस तरीके का होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा स्लोप होता है, तो ज़्यादा स्लोप की वजह से क्या होगा कि जो नदी का फ्लो है, ठीक है, जो रिवर का फ्लो है वो तेज़ होगा, है ना। तो वैसी जगहों पे जो मछलियाँ पाई जाती है ये उनके ऊपर फीड करती है ना। और इसी वजह से दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू डैम्स विच चेंज वाटर फ्लो। अब क्योंकि अगर कहीं पर भी कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर कोई बांध बनेगा, डैम बनेगा, तो उसकी वजह से जो वाटर फ्लो है ना, वो चेंज हो जाएगा। पानी फिर मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर डैम बनेगा तो पानी हल्के फ्लो होने लगेगा, या ये भी हो सकता है कि पानी डाइवर्ट हो जाए, तो इसकी वजह से इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और ये ऐसी बर्ड्स हैं जो मोस्टली सॉलिटरी बर्ड्स हैं, मतलब ये अलोन, अकेले रहना पसंद करती हैं। ठीक है, इनकी जो आवाज़ है वो बड़ी कर्कश सी आप आवाज़ कह सकते हैं, क्रोकिंग साउंड होता है, जो कि ये डॉन और डस्क के समय, यानी कि सूर्योदय से जस्ट पहले और सूर्यास्त से जस्ट पहले, उस समय ये अजीब तरीके की आवाज़ें निकालती हैं और लंबे लंबे पेड़ों में, टॉल ट्रीज में ये अपने घोंसले या नेस्ट बनाती हैं। ठीक है, तो ये इनके हैबिटेट और बिहेवियर के बारे में बात हो गई। अब इनके पॉपुलेशन और कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में, या हम अगर वाइल्ड में बात करें तो वाइल्ड में सिर्फ 60 से भी कम इंडिविजुअल्स जो हैं वो बची हैं। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? लगभग जो 1,65,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है इन भूटान, इंडिया, म्यांमार, चाइना एंड बांग्लादेश, वहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख भी रही होगी, ये बेसिकली आपको सिलीगुड़ी दिख रहा है बंगाल का, है ना, यहाँ पर ये गुवाहाटी दिख रहा है, इसके ऊपर का जो रीजन है, ठीक है, जस्ट मतलब आप कह सकते हैं ये भूटान हो गया, इधर पे ऊपर चाइना हो गया, है ना, ये फिर इंडिया का जो अरुणाचल वाला रीजन है पूरा का पूरा वो हो गया। ठीक है, और इसके बाद इधर की तरफ आपका ये म्यांमार के रीजन में, तो इधर के रीजन में ये पाई जाती है। और भूटान में ये माना जाता है कि इस बर्ड्स का जो मेन होम है वो भूटान में है। ठीक है, लगभग 45% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इनकी भूटान में ही पाई जाती है। नेपाल में ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, पहले नेपाल में ही पाई जाती थी, लेकिन अब नेपाल में नहीं पाई जाती, नेपाल में ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और ये भी माना जाता है कि बांग्लादेश में भी ये पॉसिबली एक्सटिंक्शन की कगार पर अपने पहुंच गई है, या फिर पॉसिबली एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, और इसके जो IUCN के रेड लिस्ट की अगर स्टेटस की बात करूँ तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आप IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग इसकी वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको यही चीज़ दिखेगी, मैंने वहीं से ये चीज़ कॉपी किया है। ठीक है, अब इंडियन लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंतर्गत ये शेड्यूल 1 में है। ठीक है, इसको लीगल प्रोटेक्शन के मामले में सबसे हाईएस्ट लेवल पर रखा गया है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो इसको इतना जो है वो प्रोटेक्शन देना ज़रूरी भी है ना। अब इंडिया में इसकी प्रेजेंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के रीजन में पाई जाती है, मैंने मैप में भी दिखाया। स्पेशली यहाँ के जो कुछ ज़िले हैं, जैसे कि लोहित, लोहित एक डिस्ट्रिक्ट है और लोहित ही एक रिवर भी है। ठीक है, वहाँ पर जिसके पास ये जो डैम है, जिसके ऊपर ये डैम बन रहा है ना, और ये जो एक अंजाव डिस्ट्रिक्ट है और एक चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर ये पाई जाती है ना। इसको एंटायर जो लोहित रिवर है उसके अलोंग इसको देखा गया है, और ये वहाँ के एक नामदफा और कैमलांग टाइगर रिजर्व हैं, वहाँ पर भी ये पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये बर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ये बर्ड जो है ये बायो इंडिकेटर के रूप में एक्ट करती है। बायो इंडिकेटर का मतलब है कि अगर ये बर्ड्स की पॉपुलेशन आपको दिख रही है और ये लग रहा है कि ये बर्ड्स हेल्दी हैं, तो इसका मतलब उस एरिया की जो रिवर है, जो वाटर क्वालिटी है और जो फिश पॉपुलेशन है वो भी हेल्दी है, क्योंकि ये बर्ड्स का सर्वाइवल इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इसका रिवर जो है इसकी हैबिटेट है ना, वाटर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर वहाँ पर फिशिंग है ना, अच्छी फिशिंग की पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब ये उन फिश के ऊपर फीड कर रही है, तो इसका मतलब अगर ये बर्ड्स हेल्दी है तो मतलब ये सारी चीज़ें भी हेल्दी हैं। और अगर बर्ड्स जो है वो डिक्लाइन कर रही हैं या उनकी हेल्थ डिक्लाइन कर रही है, तो वो एक अंदेशा है, एक चिंता की बात है, एक चेतावनी है कि उस एरिया का जो इकोसिस्टम है वो भी फेल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये एज एक्ट करती हैं एज आ बायो इंडिकेटर्स। क्लियर है बात? अब इसके बाद इनको हम देखेंगे कि मेन थ्रेट्स क्या हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रो पावर के लिए डैम्स बनाए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रो पावर के लिए जो डैम बनते हैं उनसे क्या होता है कि इनके घर टूटते हैं, है ना, और साथ ही साथ रिवर का जो फ्लो है वो भी चेंज होता है, तो उससे इनको अफेक्ट होता है। इनका हैबिटेट लॉस या हंटिंग की वजह से भी इनको नुकसान पहुंच सकता है। ह्यूमंस की तरफ से अगर इनको डिस्टर्ब किया जाए, है ना, अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से ह्यूमंस के डिस्टर्बेंस की वजह से केरला में,
ठीक है, पाए जाने वाले जो ये हैं गैलेक्सी फ्रॉग्स, ठीक है, वो माना जा रहा है कि वो इसी वजह से डेथ हो गई है उनकी, है ना, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये डिस्टर्बेंस बाय ह्यूमंस भी एक बहुत बड़ा रीजन है, एक कारण है जिसकी वजह से जो इस तरीके की वाइल्ड लाइफ है उसको नुकसान पहुंचता है। और दूसरी बात यह है कि इनका जो जीन पूल है वो भी बहुत छोटा है, ठीक है, जीन पूल छोटे होने की वजह से नुकसान ये है कि इनके ऊपर इनब्रीडिंग का खतरा बना रहता है। देखो, ये आपको पता होगा कि चाहे हम ह्यूमंस की बात करें या चाहे हम एनिमल्स की बात करें, सेम जीन में जो है वो ब्रीडिंग फॉर द यंग वंस अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अगर सेम जेनेटिक जो है वो ब्रीडिंग हो, मतलब विद इन द सेम जीन अगर ब्रीडिंग हो, तो उससे नुकसान ये होता है कि जो आपके यंग वंस हैं वो हेल्दी नहीं रहते। ये ह्यूमंस में भी जो है वो वैलिड है और ये चीज़ एनिमल्स में भी वैलिड रहती है। तो इसलिए अब क्योंकि इनकी जो आबादी है वो बहुत कम है, तो जीन पूल भी छोटा है, तो उससे इनब्रीडिंग का खतरा बना रहता है। और इनब्रीडिंग के खतरे से, इनब्रीडिंग में खतरा क्या है, वही कि जो यंग वंस हैं उनकी जो सेहत है वो ख़राब हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये जो कलई टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसकी अगर बात करें, तो ये एक 1200 मेगावाट का प्रपोज्ड रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी छोटी होगी, ठीक है, क्योंकि रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, तो हालांकि थोड़ा सा स्टोरेज होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसको बनाया जा रहा है लोहित रिवर के ऊपर इन द अरुणाचल प्रदेश की अंजाव डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको डेवलप किया जा रहा है टीएचडीसी के द्वारा, दैट इज टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इतिहास की अगर हम बात करें, इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की बात करें, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो पहले एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था और उसके बाद फिर कई सालों के लिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर रोक लगा दी गई थी। 2023-24 में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने इसको रिवाइव किया और इसको टीएचडीसी यानी कि टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, उसको दे दिया, ठीक है। ये एक इस तरीके के 13 प्रोजेक्ट्स थे जो स्टॉल किए गए थे, रोके गए थे, जिनको दोबारा फिर रीअसाइन किया गया है ताकि वहाँ पर अब तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो सके। इसके बाद अगर हम लोहित रिवर की बात करें, तो लोहित रिवर जो है वो ईस्टर्न तिब्बत के कांगरी कारपो रेंज यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ पर इसका नाम है जायालचू, ठीक है। इंडिया में ये एंटर करती है फ्रॉम किबुतू, अरुणाचल प्रदेश के किबुतू से ये इंडिया में एंटर करती है, और जो कि इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट इनहेबिटेड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आप लगभग मान सकते हैं कि यहाँ पर ये इंडिया में एंटर कर रही है, ठीक है। इसके रूट की अगर हम बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है ना। यहाँ पर आपको ये जो मेन रिवर दिख रही है ये ब्रह्मपुत्र है, और इसमें ये आके यहाँ से जुड़ती है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, और ये ध्यान रखिएगा कि इट्स अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। लेफ्ट बैंक का मतलब होता है कि जो लेफ्ट की तरफ से आगे जुड़ रही है, ठीक है। उसके बाद ये अंजाव और लोहित डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू जो मिशमी हिल्स हैं वहाँ से फ्लो करती है और असम प्लेन्स में पहुँचती है नियर परासुरम कुंड, ठीक है, वहाँ से ये असम में पहुँचती है। असम में कोबो के पास लोहित जो है वो सियांग और दिबांग रिवर से मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको लोहित दिख रही है, यहाँ पर आपको ये दिबांग दिख रही है, और यहाँ से आपको ये सियांग दिख रही है। तीनों नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, और उसके बाद ये यहाँ से जो रिवर बन रही है यहाँ से ये कहलाती है फिर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि लोहित जो है वो सियांग और दिबांग से मिलके क्या बनती है, ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो इट फ्लोज थ्रू द प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरियाज लाइक द कैमलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ से ये रिवर बहती है, ठीक है। ये रिवर की सिग्निफिकेंस बता रहे हैं। इसके बाद और प्रोजेक्ट्स, ये कलई 2 के अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स इस रिवर के ऊपर जो हैं, उसमें से ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसको स्टॉल या रोका गया था, दैट इज दैमवे लोअर प्रोजेक्ट। और कुछ और भी प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि हुटोंग और दैमवे अपर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट भी जो हैं वो इसी रिवर के ऊपर बन रहे हैं, दैट इज ऑन लोहित रिवर। क्लियर है बात? चलिए, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूं कि अगर आप इस तरीके के जितने भी आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उनमें से ज़्यादातर आर्टिकल्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के होते हैं। अगर आप इन आर्टिकल्स को खुद से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको ये इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो न्यूज़पेपर हैं सॉरी, उन न्यूज़पेपर्स के जो मेन आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे फ्रंट पेज, एडिटोरियल पेज, ओपिनियन, आइडियाज़ पेज, एक्सप्लेन पेज, इकोनॉमी का पेज है, बिजनेस पेज है, टेक्स्ट कंटेक्स्ट है, साइंस है, स्पोर्ट्स है, तो ये सारे पेजेस हम आपके साथ शेयर करते हैं। और लेस देन 5% कॉस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। अगर आप इसको, ये तो मतलब कॉस्ट हमने कंपेयर की है जो आपका फिजिकल न्यूज़पेपर होता है हार्ड कॉपी, उससे अगर आप इसको जो ई पेपर की सब्सक्रिप्शन होता है अगर उससे भी कंपेयर करेंगे तो भी ये काफ़ी कम है। तो आप यहाँ पर जितने भी सब्सक्रिप्शन प्लान्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इस यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड के थ्रू आपको पेमेंट करना है और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। उसके बाद डेली बेसिस पर इन आर्टिकल्स के, इन न्यूज़पेपर्स के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उन सभी को कंपाइल करके एक पीडीएफ में आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है।
और उसके बाद आप उन आर्टिकल्स को खुद से पढ़ सकते हैं। क्लियर है बात? चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर दिल्ली के तुर्कमान गेट को लेकर बात की जा रही है। दिल्ली के तुर्कमान गेट में बेसिकली अभी कुछ डिमोलिशन ड्राइव हो रहा था। ठीक है, डिमोलिशन ड्राइव मतलब कि इसको, मतलब वहाँ पर कुछ जिसको कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसका कुछ नाम होता है, हम एग्जैक्टली मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, अतिक्रमण, अतिक्रमण हटाने का जो काम होता है, डिमोलिशन ड्राइव वहाँ पर चल रहा था। और उस ड्राइव के दौरान कुछ वायलेंस, वहाँ पर कुछ हिंसा देखी गई। और इस इंसिडेंट से लोगों को याद आई इमरजेंसी का जब समय था 1975 से 1977 के बीच में, इंदिरा गांधी की सरकार ने जब देश में आपातकाल या इमरजेंसी लगाई थी, उस समय पे भी इस तरीके के यहाँ पर कुछ डेमोलिशंस हुए थे और कंट्रोवर्शियल जो स्टेरिलाइजेशन के कैंपेन्स किए गए थे। ठीक है, कुछ नसबंदी के कार्यक्रम भी उस समय चलाए गए थे और बाद में इन इवेंट्स को जो है वो शाह कमीशन के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया था। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर याद आती है। और बेसिकली इस तुर्कमान गेट को जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा जीएस पेपर 1 में जो मेडिवल हिस्ट्री है उसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से रिलेटेड ये टॉपिक बनता है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने इसकी इमेज आपके लिए यूज़ की है। अब आगे अगर हम बात करें तो ये जो तुर्कमान गेट है इज़ वन ऑफ द ओरिजिनल 14 गेट्स ऑफ शाहजहानाबाद। ठीक है, शाहजहानाबाद आपको पता होगा कि एक हिस्टोरिकल वॉल्ड सिटी जो मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी 17वीं सेंचुरी के मिड में, लगभग 1650 एडी के आसपास। तो उस शाहजहानाबाद शहर के, जो दिल्ली का पहले नाम, पुराना नाम शाहजहानाबाद हुआ करता था, तो उसके जो 14 ओरिजिनल गेट्स थे उनमें से ये एक गेट है। ठीक है, इसका नाम जो है वो एक सूफी सेंट, एक सूफी संत हजरत शाह तुर्कमान बयाबनी, इनके नाम पर रखा गया है। इनकी जो मुसल्लम या इनकी जो टूम्ब है वो भी इसके आसपास ही लोकेटेड है। और ये एरिया जो है वो कल्चरली और रिलीजियसली क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये जो जगह है, हालांकि तुर्कमान गेट मैंने आपको बताया कि शाहजहां ने जो 14 गेट्स बनाए थे, है ना, शाहजहानाबाद में, उसमें से एक गेट था। लेकिन इस जगह की अगर हम बात करें तो ये मुगल से भी पुराना इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में जो सूफिज्म का हब हुआ करता था, ठीक है, उसके हिस्ट्री के रूप में इस जगह को याद किया जाता है। इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि जो शाह तुर्कमान बयाबनी है, ठीक है, वो एक एसेटिक सूफी ट्रेडिशन जो है उससे जुड़े हुए थे। और इस साइट को जो है वो उससे भी कई साल पहले तक, जब रजिया सुल्तान हुआ करती थी, ठीक है, रजिया सुल्तान आपको पता होगा दिल्ली में जो स्लेव डायनेस्टी हुई है, ठीक है, ममलूक डायनेस्टी की ये एक रूरल रही है। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी और इंडिया में रूल करने वाली एकमात्र मुस्लिम रूलर आप कह सकते हैं। ठीक है, रजिया सुल्तान, इनकी ग्रेव जो है वो भी इस सेंट की जो श्राइन है, ठीक है, उसी के पास है। तो ये रीजन जो है, ये जो एरिया है, जो इलाका है, ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है। अब कहाँ पर ये है, अगर मैं इसकी बात बताऊँ तो ये गेट जो है दैट वाज बिल्ट अलोंग अ मेजर रोड दैट कनेक्टेड फतेहपुरी मस्जिद, हौज काजी एंड एन ओल्ड रमना रिवर बेल्ट। ठीक है, इनको जोड़ने वाले रास्ते पर ये गेट बनाया गया था। और जब शाहजहां ने अपना शहर यहाँ पर बसाया, शाहजहानाबाद, तो उसने इन एग्जिस्टिंग रूट्स को जो है सिटी के डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट किया। इसकी करंट लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो पुरानी दिल्ली जिसको कहा जाता है, ओल्ड दिल्ली, वहाँ पर ये है। और जो जामा मस्जिद है, फेमस जामा मस्जिद ओल्ड दिल्ली का, उसके पास ये लोकेटेड है। इसके फंक्शंस और सर्वाइवल की अगर मैं बात करूँ तो इसका, तुर्कमान गेट का, बाकी जो वर्ल्ड सिटीज़ के गेट थे उनकी तरह ही इसका भी दो मेन काम थे। पहला ये था कि शहर को आउटसाइड अटैक से, बाहरी आक्रमण से बचाना, है ना, क्योंकि उस समय तो यही होता था, राजा महाराजा जो है वो इस तरीके के वर्ल्ड सिटीज़ बनाते थे, फोर्ट्स, किले वगैरह बनाते थे। तो उनका मेन पर्पस यही था कि सिटी को आउटसाइड अटैक से बचाना। दूसरा है कॉमर्स, कि यानी कि जो लोग और सामान शहर में एंटर करता था या शहर से एग्जिट करता था, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके का गेट बनाया जाता था। तो मेजर ये दो पर्पस इसके हुआ करते थे। अब कई सारे हिस्टोरिकल अपहीवल्स हुए, यानी कि हिस्ट्री में कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए जब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उतार चढ़ाव रहा, लेकिन उसके बाद भी ये गेट जो है वो सर्वाइव करता है। जैसे कुछ अगर हम हिस्टोरिक अपहीवल्स की बात करें तो 1857 का रिवोल्ट, है ना, 1857 का विद्रोह होता है। उसके बाद भी ये जो गेट है वो ऐसा ही, वैसा का वैसा ही रहा। इसके बाद कॉलोनियल एरा आया, है ना, जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया और ब्रिटिश ने कई सारे इस तरीके के जो सिटी वॉल्स हैं उनको डेमोलिश किया, लेकिन ये फिर भी बना रहा। उसके बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे देश का जो बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, उस दौरान भी ये बना रहा। और शहर में जो कुछ मॉडर्न कॉमर्शियल चेंजेस किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये शहर, ये जो गेट है, ये इसी तरीके से बना रहा। ठीक है, तो ये कुछ अपहीवल, हिस्टोरिकल अपहीवल्स हैं जिसको जिसके बावजूद ये जो गेट है वो सर्वाइव कर पाया है। क्लियर है बात?
चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज़ हम लोग लेके आए हैं, जिसमें आपको टोटल 51 टेस्ट मिलेंगे सिर्फ 599 रुपीज़ में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको जल्द से जल्द एनरोल कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट में जाके भी इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक नंबर है व्हाट्सएप का, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस वाले आर्टिकल की जो PDF है वो आप हमारे वेबसाइट या ऐप पर जाके कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको उसकी PDFs मिल जाएंगी। ठीक है, वेरी रीजनेबल प्राइस है, सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको पर मंथ मतलब पूरे महीने की जो है वो PDFs दी जा रही हैं। ये जो एग्जैक्ट PDF हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं ये आपको मिलेंगी, और जब महीना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक प्रिंट फ्रेंडली PDF भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप हमारे वेबसाइट या ऐप पर जाके भी उसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रॉम द हिंदू से। इसमें लिखा गया है कि वाई अवेयरनेस अबाउट फॉलिक एसिड टू प्रिवेंट स्पीना बिफिडा मस्ट बिकम अ पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी। ठीक है, अब ये स्पीना बिफिडा क्या होता है इसको लेकर हम बात करें, लेकिन ये आर्टिकल जो है वो GS पेपर 3 साइंस एंड टेक में हेल्थ इशूज से रिलेटेड है। यहाँ पर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जो है वो रिसेंटली कंसर्न रेज किया है, क्योंकि इंडिया में जो है वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स है ऑफ स्पीना बिफिडा इन द वर्ल्ड। अब इसके रेट की अगर हम बात करें तो लगभग जितने बच्चे हमारे देश में अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से हर 4 बच्चों में ये कंडीशन जो है वो पाई जा रही है। टोटल केसेस की अगर हम बात करें तो पूरे देश में 25,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हर साल इस समस्या से पीड़ित हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है समस्या, इसको हम समझेंगे। तो पहली बात तो ये एक बर्थ डिफेक्ट है। ठीक है, कंजेनिटल इशू है, बर्थ डिफेक्ट है विच इज़ रिलेटेड टू द न्यूरल ट्यूब। देखो अब ये होता क्या है कि ये तब होता है जब बेबी की जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जो हमारी बैकबोन जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो है, दैट फेल्स टू क्लोज कंप्लीटली वाइल डेवलपिंग इनसाइड द वूम्ब। यानी कि जब माँ के गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा होता है, बच्चे का जो वूम्ब है ना, जब वो जिसको हम भ्रूण भी कहते हैं, जब वो डेवलप हो रहा होता है तो उस समय जो ये स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पाती, और इसकी वजह से क्या होता है कि बैकबोन में एक गैप रह जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टिपिकल स्पाइनल कॉर्ड दिखाई गई है इन्फेंट में, मतलब ये एक नॉर्मल स्थिति में है। ठीक है, और अगर मान लीजिए किसी की स्पाइनल कॉर्ड में अगर ये स्पीना बिफिडा होगा तो इस तरीके से होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो मतलब पूरा आपको यहाँ पर ये क्लोज दिख रहा है, ये क्लोज ना होगा और इस तरीके से यहाँ से ये चीज़ें जो है वो बाहर आ जाएंगी। ठीक है, स्पाइनल नर्व्स और ड्यूरा जो है वो आउटसाइड द बॉडी प्रोट्रूड हो जाएगा, मतलब बॉडी से बाहर आ जाएगा। और अगर आप बच्चे की पीठ पर देखेंगे तो आपको इस तरीके का एक मतलब उभार सा जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब इसके सिम्टम्स और साइंस की अगर हम बात करें तो जिन बच्चों में इन कंडीशंस को पाया जाता है, पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि ये बाय बर्थ होती है, उनमें कुछ फॉलोइंग हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो फिजिकल साइन, ठीक है, एक विजिबल लंप या स्वेलिंग जो है वो बेबी के बैक पर हो सकती है, जिसमें आपको पीछे इमेज में भी दिखाया। ब्रेन इश्यूज भी हो सकते हैं, दैट इज हाइड्रोसेफेलस विच इज द बिल्ड ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में भी एक्सेस फ्लूइड का बिल्डअप हो सकता है। मोबिलिटी इश्यूज की हम बात करें, मतलब चलने में भी तकलीफ हो सकती है। क्लब फुट यानी कि ट्विस्टेड फीट हो सकते हैं, या फिर कुछ और बोन में डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, ये डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो माइल्ड वीकनेस से लेकर पैराप्लेजिया तक हो सकती हैं। पैराप्लेजिया का मतलब है कि जो लोअर बॉडी है उसमें कंप्लीट पैरालिसिस तक भी हो सकता है। ठीक है, और कंट्रोल इश्यूज में क्या हो सकता है कि जो आपका ब्लैडर है या जो बाउल है उसको कंट्रोल करने में डिफिकल्टी हो सकती है, जिसको इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब अगर आपको यूरिन आ रहा है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको वॉशरूम जाने का मन हो रहा है तो आप स्टूल पास करना है तो मतलब आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना, ये चीज़ होती है, ये भी इसमें समस्या हो सकती है। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। अब लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कई सारे बच्चे जो हैं वो पार्शियल या टोटल पैरालिसिस ऑफ देयर लेग्स, ठीक है, उनके जो पैर हैं उनके जो लेग्स हैं उसमें पार्शियल या टोटल पैरालिसिस होता है, और उनको छोटी उम्र से ही व्हील चेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिजिकल चैलेंजेस होने के बावजूद उनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं वो जनरली नॉर्मल रहती हैं। हेल्थ केयर क्राइसिस की अगर हम बात करें तो इंडिया में 75% से ज़्यादा जो बच्चे हैं, जो मतलब पीड़ित बच्चे हैं, उनको कोई स्पेशलाइज्ड सर्जरी या मेडिकल केयर नहीं मिलती जिसकी उनको ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो भी ज़्यादा है फॉर चिल्ड्रन अंडर 5, यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डेथ भी ज़्यादा होती है, और इससे जो उनके परिवारों के लिए फाइनेंशियल और इमोशनल स्ट्रेस भी क्रिएट होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि अगर बच्चे को इस तरीके की कोई बीमारी होगी तो पहले तो उसका इलाज कराने में काफ़ी खर्चा होगा, है ना, और उसके बाद अगर मान लीजिए बच्चा जो है वो या तो हमेशा के लिए उसको कुछ ऐसे डिफॉर्मिटीज़ या पैरालिसिस वगैरह हो जाए, या हो सकता है कि बच्चे की
मतलब अनफॉर्चुनेट अगर डेथ हो जाए तो फिर उसके परिवार के लिए फाइनेंशियल तो स्ट्रेस के साथ साथ फिर एक जीवन भर का इमोशनल स्ट्रेस भी रहता है। ठीक है, इसके प्रिवेंशन और सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्लोबल रिसर्च ने ये बताया है, 1991 से इसको लेकर रिसर्च हो रही है, उसमें ये बात सामने आई है कि प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, जो महिला है वो प्रेगनेंसी के दौरान और उससे पहले अगर फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेती है तो उससे ये जो केसेस हैं स्पीना बिफिडा के 70% से ज़्यादा केसेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। फॉलिक एसिड बेसिकली एक विटामिन जो होते हैं ना, उसमें जो विटामिन B9 होता है उसको कहा जाता है फॉलिक एसिड। ठीक है, तो उसके सप्लीमेंट्स वगैरह अगर महिला जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान लेते रहे तो उसमें चांसेस कम होते हैं, 70% तक चांसेस कम हो जाते हैं इस तरीके के बच्चे में इशू पाए जाने के। ठीक है, और रिसेंट स्टडीज़ में एक और बात सामने आई है कि फॉलेट यानी कि वही विटामिन B9 और विटामिन B12 को पॉपुलर ड्रिंक्स जैसे कि टी वगैरह में ऐड कर दें तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इस फोर्टिफिकेशन से एनीमिया के केसेस भी कम हो जाएंगे और जो ये न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स हैं ये भी कम हो जाएंगे। ठीक है, ये रिसेंट स्टडीज़ में बात सामने आई है। क्लियर हो गई बात? चलिए इसके बाद अगले आर्टिकल पर चलते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस का ही एक और आर्टिकल है जिसमें बात की गई है कि इसरो ने कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल्स को कंफर्म किया है। ये कहा है कि हर 16 मिनट में इस तरीके के कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को हिट करते हैं। और ये डिस्कवरी जो है वो गगनयान जैसे मिशन के लिए, जिसमें हम ह्यूमंस को स्पेस में भेजने का प्लान कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगले साल के लिए ये मिशन जो है वो प्लान्ड है, उसके लिए क्यों ये डिस्कवरी काफ़ी क्रिटिकल है। ठीक है, GS पेपर 3 साइंस एंड टेक स्पेस रिलेटेड इशू से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसरो ने रिसेंटली जो है वो शेयर की है एक्साइटिंग फाइंडिंग्स अबाउट स्पेस डस्ट हिटिंग अर्थ, कि किस तरीके से जो स्पेस डस्ट है वो अर्थ को हिट कर रही है, उसके बारे में कुछ एक्साइटिंग फाइंडिंग्स इसरो ने रिसेंटली शेयर की हैं। एक नए टूल का यहाँ पर जिक्र किया गया है जिसका नाम है डेक्स। ठीक है, इस टूल का यूज़ करते हुए इन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो स्पेस डस्ट है उसके टाइनी पीसेस, बहुत छोटे छोटे टुकड़े आप कह सकते हैं, या जिसको हम कहते हैं धूल के कण, ठीक है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं हर 16 मिनट में। ठीक है, एग्जैक्टली टाइम वैसे बताया गया है लगभग 1000 सेकंड के आसपास, बट अगर आप उसको मिनट्स में कन्वर्ट करें तो वो लगभग 16 सेकंड के आसपास बनता है। ठीक है, अब ये डेक्स बेसिकली क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है ऑफ डस्ट एक्सपेरिमेंट। इंडिया का पहला होम ग्रोन कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर है। ठीक है, कॉस्मिक डस्ट मतलब जो स्पेस की डस्ट होती है उसको डिटेक्ट करने वाला पहला ये हमारा होम ग्रोन डिटेक्टर है। ठीक है, इसको बनाया इसीलिए गया है टू फाइंड एंड मेजर टाइनी हाई स्पीड पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस दैट हिट्स अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो स्पेस के बहुत छोटे टाइनी और हाई स्पीड पार्टिकल्स हैं वो हमारे अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर को जो हिट करते हैं उनको फाइंड और मेजर करने के लिए इसको बनाया गया है। किसने इसको बनाया है? तो इसरो के अंदर अंदर अंडर जो ये है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद, इसने इसको डिज़ाइन किया है, बनाया है। अब ये स्पेस तक कैसे पहुंचा? ये PSLV C58 मिशन, दैट इज एक्सपोसैट, जो कि हमारे पोएम का एक हिस्सा था। पोएम मतलब PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, उसके थ्रू ये स्पेस में पहुंचा है। इसका गोल यही है कि जो कॉस्मिक डस्ट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ कॉस्मिक डस्ट इन द एटमॉस्फेयर, उसको मेजर करना। और इससे बेसिकली फ़ायदा ये होगा कि हम अपने सैटेलाइट्स को सेफ रख पाएंगे और फ्यूचर मिशंस के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे, जहां पर हमारा प्लान है कि ह्यूमंस जो हैं वो डीप इनटू द स्पेस ट्रेवल करें, मतलब वही जैसे गगनयान मिशन वगैरह, उसके लिए, है ना। अब इसके अगर हम इस टूल के फीचर्स की बात करें तो पहली बात तो हाई स्पीड, यानी कि ये हाइपर वेलोसिटी प्रिंसिपल का यूज़ करता है, यानी कि ये ऐसी डस्ट जो 4 किलोमीटर पर सेकंड से भी तेज स्पीड से मूव कर रही हो, उस डस्ट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब ये पार्टिकल जो हैं वो इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि ये ऑफन मेल्ट हो जाते हैं, या तो पिघल जाते हैं या फिर ब्रेक पार्ट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं जब ये सेंसर से टकराते हैं। तो स्मॉल एंड स्मार्ट, अब ये जो डिवाइस है ये बहुत ही छोटा है, सिर्फ 3 kg इसका वेट है और बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, एक छोटे LED बल्ब के बराबर। इसका जो विजन है वो काफ़ी वाइड है। ठीक है, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 140 डिग्री का है। 140 डिग्री का मतलब इस तरीके से, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ये इतने बड़े इस रीजन में देख सकता है। ठीक है, तो इससे मच बेटर चांस मिलता है ऑफ कैचिंग अ डस्ट पार्टिकल्स एज इट पासेस बाय। ठीक है, कि कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर होगा तो उसको ये कैच कर सकता है। ठीक है, अब इसको लगभग 350 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जो है वो टेस्ट किया गया और इसमें सक्सेसफुली ये रिकॉर्ड किया गया 1 पार्टिकल एवरी 1000 सेकेंड्स, है ना। वही मैंने आपको बताया कि 1000 सेकेंड्स में एक पार्टिकल जो है उसको इसने डिटेक्ट किया है लगभग। ठीक है, अब ये जो इंटरप्लेनेटरी डस्ट पार्टिकल्स है इसको अगर हम समझें ये होते क्या हैं, ये जो कॉमेट्स हैं, ठीक है, या जो एस्टेरॉइड्स हैं या जो मीटियोर्स हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े, माइक्रोस्कोपिक बिट्स,
ठीक है, ये प्लेनेटरी एटमॉस्फेयर्स की तरफ, मतलब जो हमारे प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर है, जैसे हम अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी तरफ को लगातार ये गिरते रहते हैं। ठीक है, और कभी कभार जो है हमारे एटमॉस्फेयर से टकरा के बर्न भी हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार। जैसे कभी हमें दिखाई देता है ना, हम कहते हैं तारा टूट रहा है ना, वो पुरानी मूवीज में दिखाते हैं कि तारा टूट रहा है, फिर लड़का लड़की साथ है, हीरो हीरोइन, है ना, तो उसमें कहते हैं कि चलो आंख बंद करके कुछ विश करो, कुछ मन्नत मांगो, है ना, टूटते हुए तारे को देखकर मन्नत मांगते हैं तो वो सच हो जाता है, तो वो मूवीज में होता है। ठीक है, साइंस की अगर हम बात करें तो वो शूटिंग स्टार्स कुछ नहीं है। जो ये कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स या मीटियोर्स के जो छोटे टुकड़े हैं, जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो जल जाते हैं, बर्न अप हो जाते हैं, तो इसीलिए शूटिंग स्टार्स वो बन जाते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं, है ना, मैंने आपको बताया कि जो कॉमेट के डेब्रिस हैं, कॉमेट बेसिकली कि जब कॉमेट जो है वो अर्थ के नियर होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो इस तरीके के पार्टिकल्स उनमें से निकलते हैं। या फिर जो एस्टेरॉइड बेल्ट्स में बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं, है ना, तो उससे भी इस तरीके के पार्टिकल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। या फिर जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, उनमें जो स्लो ब्रेकडाउन होता है उसकी वजह से भी इस तरीके के पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। अब ये चीज़ें क्यों मैटर करती हैं, देखो, हमारे सैटेलाइट्स की सेफ्टी के लिए जो टाइनी स्पैक ऑफ डस्ट है, यानी कि एक धूल का छोटा सा कण जो है, वो इतनी तेज स्पीड में अगर मूव कर रहा है तो वो हमारे सैटेलाइट्स पर होल्ड कर सकता है। ठीक है, या जो स्पेसक्राफ्ट ह्यूमंस को लेके जाएगा उस पर होल्ड कर सकता है, और ये फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, ये पार्टिकल्स जो हैं वो अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से जो ऑर्बिटल डेब्रिस है, जिसको स्पेस जंक हम लोग बोलते हैं, वो बिहेव करता है, उस चीज़ को ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इससे इस तरीके के डस्ट को स्टडी करने से साइंटिस्ट को मदद मिलती है कि वो ये चीज़ जान सकते हैं कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम जो है वो बना और वो इवॉल्व हुआ, ग्रो हुआ। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर एक्सप्लोरेशन, इस तरीके के जो टूल्स हैं उनको फ्यूचर में वीनस, मार्स या मून पर भी भेजा जा सकता है, ये समझने के लिए कि वहाँ का जो डस्ट एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है, कि मतलब ह्यूमंस वहाँ पर अराइव करें इन प्लैनेट्स पर, है ना, इन सेलेस्टियल बॉडीज, मून्स वगैरह पर, तो उससे पहले ये स्टडी किया जा सके कि वहाँ का जो डस्ट एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है। ठीक है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल आगे किया जा सकता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाले जो कोर्स है इसकी मैं बात कर रहा था कि आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपको कोर्स हमारे यहाँ दिख जाएगा। जनवरी 2026 के पीडीएफ्स आपको यहाँ पर शेयर किए जाएंगे, जो हम ये पीडीएफ्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और सिर्फ 99 रुपीज़ में, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में ये कोर्स हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि मंथ एंड होने के बाद आप लोगों के साथ पूरा का पूरा जो कंपाइल्ड पीडीएफ होगा एक, ठीक है, कंपाइल्ड पीडीएफ, और वो भी ऐसा नहीं, ये तो अभी हम आपको स्लाइड्स की पीडीएफ दे रहे हैं, बट वहाँ पर हम आपको एक कंपाइल्ड पीडीएफ देंगे जो प्रिंट फ्रेंडली रहेगा, और चाहे तो आप उसको फिर प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। ठीक है बात? चलिए, इसके बाद एक और आर्टिकल जो हमने AIR न्यूज़ से लिया है, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ से। इसमें जो UIDAI है, UIDAI वो अथॉरिटी है जिसने आधार सिस्टम डेवलप किया है। ठीक है, इसने आधार का मैस्कॉट जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम है उदय, और वो इसलिए किया गया है ताकि जो आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको और ज़्यादा रिलेटेबल बनाया जा सके। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 गवर्नेंस में गवर्नमेंट स्कीम से, सरकारी योजनाओं से जो है वो रिलेट कर सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने लॉन्च किया है न्यू ऑफिशियल मैस्कॉट नेम्ड उदय या उदय। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो उदय और हिंदी में लिखें तो इस तरीके से। इस कैरेक्टर का काम है, इसको डिज़ाइन किया गया है टू एक्ट एज अ फ्रेंडली गाइड फॉर द पब्लिक, मेकिंग आधार सर्विसेज ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज़, कि जो भी आधार रिलेटेड सर्विसेज होती हैं, ठीक है, आम आदमी के लिए उनको समझना आसान हो जाए और उनको इस्तेमाल करना आसान हो जाए, उसके लिए एक फ्रेंडली गाइड बनाया गया है। ठीक है, तो दैट इज उदय। क्लियर है बात? आधार का इसको मैस्कॉट कहेंगे, या हिंदी में कहें तो आधार का शुभंकर, दैट इज मैस्कॉट। क्लियर है? अब ये उदय क्या है? ये एक कम्युनिकेशन कंपेनियन है विच इज़ क्रिएटेड टू हेल्प पीपल नेविगेट वेरियस आधार रिलेटेड टास्क। ठीक है, जो भी आधार से जुड़े हुए काम है उन सबको लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, उन काम को कर सकते हैं इस कंपेनियन के थ्रू। ठीक है, जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पढ़ने की बजाय, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ने की बजाय जो रेसिडेंट्स हैं वो इस मैस्कॉट की हेल्प से इन सर्विसेज को सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझ सकते हैं। इस मैस्कॉट का रोल क्या है? इसका रोल ये है कि जो टेक्निकल प्रोसेसेस हैं जैसे कि डेटा अपडेट करना या ऑथेंटिकेशन करना, है ना, उन सबको ईजी टू ग्रैस्प बना देता है, मतलब लोगों को आसान भाषा में समझा देता है कि ये सारे काम कैसे होंगे, है ना, ह्यूमनाइज। दूसरी बात यह है कि इससे ये भी फील कराया जाएगा कि जो गवर्नमेंट एजेंसी है
वो अप्रोचेबल है, ज़्यादा अप्रोचेबल है, मतलब आप उनको आसानी से अप्रोच कर सकते हैं और आपको ये ना लगे कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है। ठीक है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको दिक्कतें हो रही हैं, कुछ आपको आधार कार्ड में अपडेट कराना है या उससे रिलेटेड कोई भी मतलब काम है जिसमें आधार का यूज़ होता है, तो वो अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा फील आपको ना आए कि ये सारे काम ब्यूरोक्रेसी की वजह से काफ़ी रिजिड हो रहे हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो, आपको गवर्नमेंट एजेंसी ज़्यादा अप्रोचेबल लगे, इसलिए ये बनाया गया है। उसके बाद दूसरा ये लिखा गया है कि आधार को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हर प्लेटफॉर्म्स और लैंग्वेजेस में एक जैसी रहे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एक दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा मतलब किसी भाषा में कुछ होता है और उनका ट्रांसलेशन किसी दूसरी भाषा में उसका अर्थ कुछ और हो जाता है ना, तो वो सारे इश्यूज ना हो। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स एंड लैंग्वेजेस सेम रहे, इसलिए इसको किया गया है। इसके कोर फीचर्स की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये है कि इसको ऑफिशियल्स ने चूज़ तो किया है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल्स के मन में कुछ आया और उन्होंने बना दिया। ठीक है, एक नेशनल कॉन्टेस्ट के थ्रू इसको जो है वो सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, पब्लिक के द्वारा 875 एंट्रीज जो है वो सेंड की गई थी, उसमें से उदय को जो है वो पिक किया गया है आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ जजिंग। ठीक है, ब्रॉड कवरेज की अगर हम बात करें तो ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज एक्सप्लेन करेगा, जैसे कि अपडेटिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि आपको अगर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो वो ये बताएगा किस तरीके से करनी है। ठीक है, अगर ऑथेंटिकेशन का काम करना है कि आपको ये प्रूफ करना है कि आप कौन है, या फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन है ना, आधार का यूज़ करके विदाउट द इंटरनेट कैसे वेरिफिकेशन किया जा सकता है, या फिर आपको ये है कि आपको कोई अपना सेलेक्टिव डेटा शेयर करना है। ठीक है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो शेयर नहीं करनी है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उन सब चीज़ों को लेकर भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये डेवलप किया गया है टू हेल्प एवरीवन। ठीक है, इसीलिए बनाया गया है कि सबकी मदद कर सके रिगार्डलेस ऑफ देयर लैंग्वेज, एजुकेशन लेवल और हाउ कंफर्टेबल दे आर यूजिंग डिजिटल टूल्स। ठीक है, कि आप डिजिटल टूल्स को यूज़ करने में कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं, या आपका एजुकेशन लेवल क्या है, या आप कौन सी भाषा जानते हैं नहीं जानते हैं, उन सब के उन सबको मतलब उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी लोगों की मदद जो है वो इक्वल तरीके से करेगा। क्लियर है बात? अब ये मैटर क्यों करता है, देखो पहली बात तो ये है कि बाय मेकिंग प्रोसेसेस क्लियर, कि प्रोसेसेस को काफ़ी क्लियर बनाया जाएगा और लोगों को एनकरेज किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो इससे उदय का ये एम है कि वो गवर्नमेंट और बिलियन प्लस पीपल जो आधार का यूज़ कर रहे हैं उनके बीच में एक बॉन्ड को और मजबूत बनाए। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात यह है कि जब लोगों को ये समझ में आएगा कि आधार को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, तो फिर वो जो मिस्टेक्स हैं वो भी कम हो जाएंगी, है ना, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि लोगों को बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में और बाकी गवर्नमेंट सेंटर्स में जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी आसानी से वो उस सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, उनको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। और आधार जो है वो हमारा इंडिया का डिजिटल सिस्टम का एक फाउंडेशन है, और ये जो मैस्कट है ये लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी को ह्यूमनाइज करेगा। ठीक है, और इट इज़ मेकिंग इट फील मोर लाइक अ हेल्पफुल पब्लिक टूल, मतलब लोगों को इससे इसका इस्तेमाल करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना, लोगों को आसानी से ये चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे यूज़ करना है, कोई चीज़ आपको चेंज करनी है, कुछ डेटा आपको बदलना है, अपडेट करना है, तो वो सारी चीज़ों में ये मदद करेगा। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद हम लोग एक अगले आर्टिकल पर चलते हैं कि इंडिया बिकम्स द फर्स्ट नेशन टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोब्यूटेमिन। ये आर्टिकल बेसिकली द हिंदू की जो बिजनेस लाइन है वहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के बायोटेक्नोलॉजी के रीजन में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इस सिलेबस है, आप इसको लिंक कर सकते हैं। इंडिया ने बेसिकली यहाँ पर एक इतिहास बनाया है और ये दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस कर रहा है बायोब्यूटेमिन फॉर बिल्डिंग रोड्स। ठीक है, सड़कों बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और ये अचीवमेंट जो है वो एक मेजर स्टेप है फॉरवर्ड फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। अब ये बायोब्यूटेमिन क्या होता है और वैसे जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड ब्यूटेमिन होता है वो क्या होता है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो बायोब्यूटेमिन एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है टू द स्टैंडर्ड ब्यूटेमिन। ठीक है, ब्यूटेमिन बेसिकली जो तार या एसफाल्ट होता है, ठीक है, जब आपने देखा होगा कि जो सड़क वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, जो पक्की सड़क बनती है उसमें आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर का लिक्विड, सेमी लिक्विड टाइप आप कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम करते हैं, है ना, और उसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि जो स्टोन्स और ग्रेवल्स होते हैं उनको एक साथ बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जो वो काले रंग का एक, जिसको हिंदी में हम लोग कोल तार भी बोलते हैं, ठीक है, कोल तार बोलते हैं उसको, वैसे तार या एसफाल्ट होता है वो, उसको कहा जाता है ब्यूटेमिन। वो बड़े बड़े जो ड्रम्स होते हैं उनमें रखा होता है। आपने कभी भी अगर अपने घर के आसपास या कहीं पर भी कोई सड़क बनती हुई देखी हो, है ना, तो उसमें उसका इस्तेमाल होता है ना, और पेट्रोलियम से ये बनता है, ये तो आपका ब्यूटेमिन है। और ये उसका एक इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है बायो ब्यूटेमिन का। ये कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है, पर्टिकुलरली जो राइस का स्ट्रॉ होता है।
ठीक है। राइस का स्ट्रॉ मतलब जो धान की भूसी होती है ना, उससे इसको बनाया जाता है। ठीक है। और इसका जो काम है वो वही है कि स्टोन और ग्रेवल को बाइंड करना, ठीक है, ताकि इस तरीके के रोड के सरफेसेस को बनाया जा सके। और ये 20 से 30% जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड ब्यूटेमिन है उसको रिप्लेस कर सकता है। अब इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, अगर इसकी आपसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक वर्ड में पूछी जाए तो आपको जवाब देना है पायरोलिसिस। ठीक है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम फार्म वेस्ट, जो आपका राइस का स्ट्रॉ है वो फार्म वेस्ट है, वहाँ से ही कैसे ये रोड मटेरियल बनता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं, अगर उसमें बात करें तो पहला पॉइंट है पैलेटाइजिंग। पैलेटाइजिंग में क्या होता है कि जो राइस का स्ट्रॉ है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको स्मॉल पैलेट्स में टर्न किया जाता है ताकि उसको हैंडल करने में आसानी हो सके। उसके बाद उसको पायरोलाइसिस किया जाता है। पायरोलाइसिस का मतलब है कि ये जो पैलेट्स हैं, जो छोटे छोटे आप एक तरीके से कह सकते हैं जो मतलब ढेर से या गट्ठर से हम बना रहे हैं, उनको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है विदाउट ऑक्सीजन। तो इससे क्या है कि जो उस फार्म वेस्ट में या जो आपके वो है राइस स्ट्रॉ हैं, उनमें जो बायोमास प्रेजेंट है वो बायोचार में, गैस में और बायो ऑयल में कन्वर्ट होता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बायो ऑयल है जो कि बहुत ही स्टिकी होता है, उसको रिफाइन किया जाता है और इस बायो ऑयल को रेगुलर पेट्रोलियम ब्यूटेमिन, ठीक है, 20 से 30% जो है वो मिक्स किया जाता है और उसके बाद ये जो है वो बायो ब्यूटेमिन बनता है। ठीक है। उसके बाद इसका फाइनल जो है वो टेस्ट किया जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसकी टेस्ट की जाती है फॉर रटिंग। रटिंग मतलब कि जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं, ठीक है, जब गाड़ियाँ उनके ऊपर मतलब सड़क के ऊपर चलेगी तो टायर्स की वजह से कुछ डेंट्स वगैरह पड़ते हैं, उसको कहते हैं रटिंग। तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है। ठीक है। क्रैक के लिए, वाटर डैमेज के लिए टेस्ट किया जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये रेगुलर एसफाल्ट या जो रेगुलर फॉसिल फ्यूल बेस्ड ब्यूटेमिन है उसके बराबर ही स्ट्रॉन्ग है। तो उसके लिए इसकी टेस्टिंग भी की जाती है। ये पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसके की फीचर्स या बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो प्रूव हो चुकी है। कैसे? आपका मेघालय में 100 मीटर का एक स्ट्रेच है सड़क का, फ्रॉम जोराबाट टू शिलोंग। ठीक है। वहाँ पर जो है इसको टेस्ट किया गया और ये ड्यूरेबल भी प्रूव हुआ है। कॉस्ट इफेक्टिव की अगर हम बात करें, इस मटेरियल से अगर हम कॉस्ट रोड्स बनाते हैं तो ये बनाने में भी चीपर है, सस्ती हैं और ज़्यादा लंबे समय तक भी चलती हैं। इको फ्रेंडली, ये हमारी जो फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत है, जो नीड है, उसको भी कम करता है। ठीक है। और फार्मर्स को ये एक ऑल्टरनेटिव देता है टू द स्टबल बर्निंग। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो मतलब धान के किसान हैं, वो धान की कटाई के बाद क्या करेंगे, जो उसकी भूसी बचेगी, जो स्टबल या पराली बचेगी, उसको जलाएंगे, उससे पॉल्यूशन होगा, है ना। तो उनको एक ऑल्टरनेट मिलता है कि वो अपने स्टबल को या जो अपने राइस स्ट्रॉ है, जो पराली है, उसको वो जलाए ना, बल्कि उसको वो इस तरह की कंपनीज को बेच दें। ठीक है। तो उससे उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा और दूसरी बात यह है कि एयर पोल्यूशन भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर है बात? अब ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इंडिया जो है वो हर साल बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेमिन इंपोर्ट करता है और बहुत ज़्यादा हमें उससे अमाउंट देना पड़ता है। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं लगभग रेगुलर एसफाल्ट में या रेगुलर ब्यूटेमिन में 20 से 30% अगर हम ये बायो ब्यूटेमिन को मिक्स करते हैं तो इससे हम हर साल 25,000 से 30,000 करोड़ तक बचा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो यूजलेस एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है उसको हाई वैल्यू मटेरियल फॉर नेशनल हाईवेज उसमें कन्वर्ट करता है। और इस प्रोजेक्ट को जो है वो CSIR, दैट इज साइंटिफिक ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और उसके साथ साथ दिल्ली और देहरादून के इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर बनाया है और इंडिया को इस ग्रीन टेक्नोलॉजी में ये फोर फ्रंट पे लाता है। क्लियर है बात? समझ गए? चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आप CSET लाइव हमसे पढ़ना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। ओनली एट 1299 रुपीज़ में आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ओनली एट 499। ये सारे के सारे कोर्सेज़ के जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाके भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, दैट इज़ 9150449990। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आर्टिकल हमें देखना है जो आज का लास्ट आर्टिकल रहेगा। इसमें हम बात करेंगे माधव गाडगिल को लेकर। माधव गाडगिल एक इकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने जो फ्रेजाइल वेस्टर्न घाट्स हैं उसके कंजर्वेशन को इन्होंने चैंपियन किया और ये इनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। तो इसके लेकर ये आर्टिकल में बात करेंगे कि मतलब इनका क्या रोल रहा है। ठीक है। इस आर्टिकल को भी आप GS पेपर 3 एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के पार्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। माधव गाडगिल की जो स्टोरी है वो एक जर्नी रही है फ्रॉम ट्रेडिशनल कंजर्वेशन टू अ फिलॉसफी ऑफ पीपल फर्स्ट एनवायरमेंटलिज्म। ठीक है। अभी वो क्या इनकी फिलॉसफी है, मतलब क्या इनकी आप कह सकते हैं जर्नी रही है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको।
और इनको वाइडली रिकॉग्नाइज किया जाता है इनका वेस्टर्न घाट्स को लेकर जो काम है उसके लिए, एंड फॉर चेंजिंग हाउ इंडिया लुक्स एट द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमैनिटी। और कैसे जो इंडिया है, जो कैसे हमारा देश है, वो नेचर को यानी कि प्रकृति को और मानवता को के बीच के जो संबंध हैं उसको देखता है ना, कैसे उस देखने के नज़रिए में बदलाव आया है, वो भी इनकी वजह से हुआ है। ठीक है, अब क्या है ये सब चीज़ें देखते हैं। देखिए, पहले इनका जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इनका ये विचार था, है ना, ये ट्रेडिशनल फोर्ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल पर बिलीव करते थे। इनका ये मानना था कि अगर हमें फॉरेस्ट को, जंगलों को बचाना है तो हमें पहले फेंसिंग करनी होगी और ह्यूमंस को जो है वहाँ से हटाना होगा। ये इनका शुरुआत में जो है इनके विचार हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद ये कई दशकों तक गांव-गांव घूमे, विलेजेस टू विलेजेस गए, वहाँ के लोकल लोगों से इन्होंने बात की। तब इनको ये चीज़ पता लगी कि जो इनकी पुरानी सोच थी, पहले की जो सोच थी वो गलत थी। इन्होंने ये रियलाइज़ इनको हुआ कि फॉरेस्ट डू नॉट सर्वाइव इन स्पाइट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ बट बिकॉज ऑफ देम। ठीक है, कि फॉरेस्ट जो हैं वो सिर्फ इसलिए सर्वाइव नहीं करते हैं कि मतलब कि वहाँ से लोकल कम्युनिटीज़ को हटाया जाए, बल्कि फॉरेस्ट इसलिए सर्वाइव करते हैं क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ हैं, इसलिए फॉरेस्ट सर्वाइव करते हैं, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल 2011 में एक फेमस कमेटी बनी वेस्टर्न घाट्स को स्टडी करने के लिए, वो यही थी, दैट इज़ वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, जिसको इन्होंने चेयर किया। और बाद में इसी कमीशन का नाम जो है वो गाडगिल कमीशन रखा गया। ठीक है, दुनिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स यानी कि वेस्टर्न घाट्स को स्टडी करने के लिए ये कमेटी या ये कमीशन बनाया गया था। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा कि ये जो एंटायर माउंटेन रेंज है यानी कि वेस्टर्न घाट्स, इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव इन्होंने डिक्लेयर किया और ये कहा कि इसको पूरे को जो है वो स्ट्रिक्ट प्रोटेक्ट करना है, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो इनसे पहले के गवर्नमेंट प्लान्स हुआ करते थे, है ना, उसकी तरह नहीं, इन्होंने इंसिस्ट इस बात पर किया, इस बात पर जोर दिया कि कंजर्वेशन शुड नॉट बी फोर्स्ड फ्रॉम द टॉप डाउन, कि अगर आप किसी भी रीजन का कंजर्वेशन कर रहे हैं तो वो टॉप डाउन अप्रोच उसमें नहीं होनी चाहिए। इनका ये कहना था कि लोकल विलेजर्स को भी जो है ये पावर होनी चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कि कैसे जो उनकी लैंड है, जो ज़मीन है, उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, सोशल जस्टिस की भी इन्होंने बात करी। इन्होंने जो फार्मर्स, फिशर्स और जो लोकल ट्राइब्स हैं यानी कि जो आदिवासीज़ हैं, उनको इकोलॉजिकल स्टेक होल्डर्स माना रादर देन एनक्रोचर्स। ठीक है, इससे पहले बेसिकली ये होता था कि इन लोगों को माना जाता था कि ये एनक्रोचर्स है और इन्हीं की वजह से जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इनका कहना था कि नहीं, ये इकोलॉजिकल स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, ये एनक्रोचर्स नहीं है। इसके बाद इनके कोर बिलीफ की अगर मैं बात करूँ, एनवायरमेंटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, तो इन्होंने इंडिया में जो एनवायरमेंटलिज्म है उसको 3 मेन पिलर से रिडिफाइन किया। पहला था डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें इनका यही कहना था कि जो लोकल विलेज काउंसिल्स हैं जैसे कि ग्राम सभाज, उनको पावर दिए जाएँ कि वो अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें। दूसरी बात इनका ये कहना था कि जो लोकल्स की ट्रेडिशनल नॉलेज है, ठीक है, उसको आप सेम रिस्पेक्ट दें जितनी रिस्पेक्ट आप साइंटिफिक डेटा को देते हैं उसको। इसके बाद इनका ये भी कहना था, एंटी अथॉरिटिज्म की इन्होंने बात की। इनका ये कहना था कि अगर आप लोगों के अधिकार के बिना कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ये इकोलॉजिकल अथॉरिटेरियनिज्म है। ठीक है, ऐसा इनका कहना था। क्लियर है बात। अब इनके इम्पैक्ट और लीगेसी की अगर हम बात करें तो हालांकि इनके आइडियाज़ जो हैं वो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसीज को पसंद नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते थे? जो वहाँ के लोकल लोग होते थे, है ना, उनके अधिकारों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। तो इसलिए बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इनके आइडियाज़ पसंद नहीं आते थे। इन्होंने ये प्रूव किया कि सेविंग नेचर एंड एम्पावरिंग पीपल आर नॉट अपोजिंग गोल्स, इंस्टेड दे आर इनसेपरेबल ड्यूटीज़। ठीक है, कि नेचर को सेव करना यानी कि प्रकृति को बचाना और लोगों को ताकत देना, लोगों को एम्पावर करना, ये अलग अलग बात नहीं है, ये अपोजिंग गोल्स नहीं है, ये इनसेपरेबल ड्यूटीज़ है। मतलब अगर आप लोगों को एम्पावर करेंगे तो आप नेचर को सेव कर सकते हैं, या अगर आप नेचर को सेव करना चाहते हैं तो आपको लोगों को एम्पावरमेंट करना होगा। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। अब आज भी इनकी जो लेगेसी है, जो विरासत है, दैट सर्व्स एज अ गाइड फॉर प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट वाइल अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस। तो आज भी इनके जो लेगेसी है वो हमें ये बताती है कि कैसे हम जो प्लेनेट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को भी अपहोल्ड करते हुए। ठीक है, मतलब लोगों के डेमोक्रेसी, लोगों के सोशल जस्टिस वो भी ज़रूरी है और प्लेनेट का कंजर्वेशन भी ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि प्लेनेट का कंजर्वेशन करने में आप लोगों को जो है वो उनके अधिकारों से वंचित कर दें। ठीक है, लोगों को आप उनके राइट से डिप्राइव नहीं कर सकते। मतलब इनका जो कंजर्वेशन का आइडिया था, ठीक है, वो पीपल सेंट्रिक था।
इसीलिए इनको पीपल सेंट्रिक इकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। क्लियर है बात? चलिए, तो इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीडीएफ्स आपको मैंने बताया कि आप हमारा जो वेबसाइट पे कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओनली एट 99 रुपीज़ में ये पीडीएफ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इस कोर्स के थ्रू, और मंथ एंड होने के बाद ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको एक प्रिंट फ्रेंडली पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएंगे। और अभी आप इस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके जो भी फीडबैक हैं वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे हमारे डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।